डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो था हार्मोन्स का। ये फिर बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके फिजियोलॉजी में भी है और बायोकेमिस्ट्री में भी मौजूद है। तो हमने दोनों, कुछ हार्मोन्स ऐसे थे जो बायोकेमिस्ट्री में थे और कुछ ऐसे थे जो फिजियोलॉजी में नहीं थे। तो अब हमने उनको ऐड कर दिया, हमने सारा इकट्ठा कर लिया, दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। तो आज जो हम बायोकेमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, और उसका नाम है एंजाइम्स। चले हम जनरल पढ़ते हैं कि हमने एंजाइम्स होते क्या हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम आम लाइफ में ड्यूरिंग स्टडीज सुनते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो हर देखिए बेटा, पहले तो सुन लो कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है भाई। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं? एक सवाल है ना भाई। कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है, कंट्रोल करता है, लेकिन उसमें खुद हिस्सा नहीं लेता, विच डू नॉट टेक पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? मतलब जैसे ए और बी है तो ये सी में कन्वर्ट, पी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अगर इसमें कैटलिस्ट सी डालेंगे तो ये बनेगा, अगर सी नहीं डालेंगे ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो बहुत स्लो बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए कैटलिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन को क्या कर देता है, तेज कर लेता है। ठीक है, तो हमारे जिस्म में देखिए, अब एक इंसान है, उस इंसान के जिस्म में क्या हो रहा है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो इन रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। तो इसके लिए जो मौजूद है वो काम करते हैं, वो एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि एंजाइम जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होते हैं, सेल के अंदर पैदा होते हैं, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। ओके, तो जब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं तो इनकी नेचर क्या होगी? दे आर प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? ये स्पीड अप करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करते हैं। तो ठीक है, तो लफ्ज़ अब ये देखिए हमने क्या 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 दिया, एंजाइम्स। ठीक है, तो बस आपने हमेशा कहना है कि एंजाइम जो होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। अब आपको ये समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये देखना, मेरे पास एंजाइम है, मेरे पास एंजाइम है, मेरे पास क्या है? एंजाइम है। ओके, अब एंजाइम ने जिसके ऊपर अमल करना है, जिस चीज़ के ऊपर अमल करेगा, एक्ट करेगा, तो वो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। अच्छा, अब क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट पर अमल करेगा। ठीक है, जिस जगह पर करेगा उसको कहते हैं एंजाइम साइट कहते हैं, एक्शन साइट, साइट ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट ऑफ एक्शन कहते हैं। ओके, तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर इसके अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं, तो ये क्या बन जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। और फिर क्या हो जाता है कि एंजाइम अलहदा हो जाते हैं और प्रोडक्ट अलहदा हो जाते हैं। ओके, एंजाइम अलहदा और प्रोडक्ट अलहदा हो गए। ओके, अगर देखिए ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। किसके थ्रू हो रहा है? केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इसको कैटालिस्ट कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। अगर एंजाइम ना होता तो ये रेट रिएक्शन, ये तो ये रिएक्शन ना होता, यह बहुत स्लो होता, ये बहुत स्लो होता। मेरे बच्चे समझ आ गई या नहीं है? क्या समझ आई आपको? नहीं करेंगे। ओके, ठीक है ना? तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स। फिर सबस्ट्रेट में क्या आती है? चेंजेस आती है, चेंजेस आती है, तो उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो पहले तो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स होता है, फिर इसके बाद एंजाइम अलहदा, प्रोडक्ट अलहदा।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, जो कैटलिस्ट होता है ना वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ओके, जो एंजाइम्स होते हैं ना ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट के, एज कंपेयर टू, और इनका रिएक्शन जो स्पीड कंट्रोल होता है वो कैटलिस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर बात समझ आ गई ना? तो अब एक बात समझिएगा, देखिए मेरे पास एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट है, अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज होगा, ये कम होगा, तेज होगा, तेज होगा ना। अगर मैं सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दूं तो फिर भी रिएक्शन है तेज होगा। लेकिन मतलब जैसे अगर मैंने एंजाइम को बढ़ा दिया, एक लम्हा आया सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया। जैसे सबस्ट्रेट ख़त्म होगा तो फिर रिएक्शन होगा। अगर आप घर में रोटियां पका रहे हो और आटा ख़त्म हो जाए तो क्या रोटियां मुझे पकती जाएंगी? चाहे आप सारा दिन बैठे रहो, चाहे नान बाय 20 से 40 आ जाए और आटा ख़त्म हो जाएगा, रोटी की प्रोडक्शन तो नहीं होगी ना। तो इसका मतलब पहले रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा और फिर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये असल होगा। ओके, समझ आ गई ना? इसी तरह जब हम सबस्ट्रेट भी बढ़ाएंगे तो जब एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन पहले क्या होगा, बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आप चाहते हो ना कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो जल्द से जल्द हो, वो जल्द जल्द हो। तो मसलन अगर आप एक कमरे में कोई काम कर रहे हैं, अंधेरा है, तो आपकी वर्किंग स्लो होगी, तो तेज़ करने के क्या है, आप लाइट ऑन कर देंगे, पंखा चला देंगे ताकि जल्द से जल्द काम को ख़त्म किया जा सके। ओके, तो इसी तरह अगर आपके पास देखिए, पहले तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कर लिया कि अगर आपने कंसंट्रेशन को ज़्यादा और कम किया तो रिएक्शन पे क्या असर हुआ, आपको समझ आ गई ना? तो क्या होगा, रिएक्शन शुरू में स्पीड अप होगा और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, अप टू एलिमेंट तक ऐसे जाएगा, अप टू एलिमेंट तक। जैसे एंजाइम या सबस्ट्रेट एक चीज़ खत्म होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ डिक्रीज लिखना है, कांस्टेंट भी हो जाता है। लेकिन चले हम भी ये कह सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा फैक्टर भी होता है, एक दूसरा फैक्टर भी होगा। किस चीज़ का फैक्टर, जो एंजाइमेटिक एक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। तो और वो है मेरे बच्चे, वो है पीएच। वो क्या है, पीएच। क्या होता है, पीएच। आप सबको पता है पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है? देखिए जी, जिसकी पीएच होती है, एक स्केल है ना, 1 से लेकर 14 तक है, ठीक है। अगर 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से आगे ऑनवर्ड होगा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। क्लियर? एक मेरे पास प्रोडक्ट है, सोल्यूशन है, उसकी पीएच 1 है और एक की पीएच 3 है। बताया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? पीएच एक 1 है और एक की पीएच 3 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, 3 वाला, 1 वाला? आर श्योर? हाँ जी, 1 वाला होगा। यस, तो 1 वाला होगा। ठीक है। तो जो अगर 7 से कम होगी तो मीडिया क्या होगा, एसिडिक मीडिया होगा, उसमें एसिड होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा। अब देखिए मेरे स्टमक में एंजाइम्स काम कर रहे हैं, प्रोटीन है ना, यहाँ पेप्सिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया कौन सा है, एसिडिक मीडिया, ठीक है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और मेरे इंटेस्टाइन में मीडिया कौन सा है, बेसिक है। और यहाँ तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। मेरी बात समझ आई है? पेप्सिन के लिए कौन सा एंजाइम है, एसिडिक, और यहाँ पर इसके लिए कौन सा है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन के लिए कौन सा है, बेसिक। क्या है, ये भी एंजाइम है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और इंटेस्टाइन में आता है। तो इंटेस्टाइन में मीडिया कौन सा होगा, एसिडिक होगा। अगर एक चिड़िया को हवा में उड़ा दो तो उड़ जाएगी, जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर उसे पानी में डाल दो मर जाएगी। इसी तरह अगर एक फिश है, वो कहाँ रहती है, पानी में, अगर उसे हवा में मैं रख दूं तो वो क्या, वो मर जाएगी। देखो कितनी, आप दोनों जानदार हैं,
कंडीशन दोनों के लिए मुख्तलिफ है। इसी तरह एसिड उन एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है जो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, जो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बेस है तो वो उन एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगे जो बेसिक मीडियम में ठीक है, एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। एसिड किन को इनएक्टिवेट करेगा? उनको जो बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होते हैं। और दूसरा लफ्ज़ क्या बोला है कि जो बेस होगा वो उन एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा जो एसिडिक में एक्टिव है। मेरी बात समझ आएगी ना? तो इसका मतलब क्या है कि हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? ऑप्टिमम पीएच। मतलब क्या मतलब है? मतलब जैसे एक है कि 1 2 3 ये ऑप्टिमम पीएच पहुंच गई तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये जिस पीएच पे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उस पीएच को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन ये इसमें इसकी ऑप्टिमम पीएच है 2 to 3 है। अगर हम 4 5 करेंगे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज 0 हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह ट्रिप्सिन है, उसकी है 8.57 8. हाँ, अगर आप पीएच इसको कम करते जाएंगे, कम करते रहे, एक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? ये नहीं समझ आई? ऐसा एंजाइम जो एसिड मीडियम में एक्टिव होगा, अल्कलाइन इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। और ऐसा एंजाइम जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होगा उसको क्या कर देगा? इनएक्टिव। पेप्सिन किसकी एग्जांपल है? ये किस इसका पीएच किस पीएच पे काम करती है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक में, ठीक है। अगर यहाँ इसकी पीएच को हम ज़्यादा कर देंगे इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ट्रिप्सिन एक हार्मोन, एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में होता है, पैंक्रियाटिक जूस लेके आता है। वो किस में करता है काम? 8.57 यानी बेसिक मीडियम में। तो उसकी एक्टिविटी बेसिक मीडियम में, अगर हम उसकी एसिडिटी कर दें, पीएच को कम कर दें, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरे बच्चे समझ आ गई? तो दूसरा पहला फैक्टर क्या हुआ था? कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर क्या हुआ? पीएच। क्या हुआ? पीएच। मेरे बच्चे समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब एक इसमें लफ्ज लिखा हुआ है, एक होगा टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ाएंगे, बढ़ती जाएगी। एक लम्हा आएगा, अब मजीद बढ़ाएंगे तो कम होना शुरू है, कम 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 होना शुरू है। ओके, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर किस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। हाँ, ठीक है, क्लियर होगा। 40 सेंटीग्रेड तक हमारे एंजाइम जो हैं वो मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। 0 सेंटीग्रेड पे भी ये इनएक्टिव होते हैं। 10 पे लेस एक्टिव होते हैं। 20 पे भी ऐसे लेस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन 35 से 40 तक क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 50 सेंटीग्रेड पे क्या होती है? लेस होती है। 60 पे भी लेस, इनएक्टिव हो जाता है। 60 पे क्या हो जाता है? इनएक्टिव। याद हो गया? आपके बुक में कौन कौन सा टेम्परेचर लिखा हुआ है? 0 10 20 35 to 40 60 एंड अबव। बस 60 लिखा। और एक ये लिखा हुआ है, कुछ एंजाइम होते हैं सॉलिड स्टेट में 100 पे भी स्टेबल होते हैं। इसका क्लियर? मेरी बात समझ आ गई ना? तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की हमने बात कर ली। कुछ हम थोड़ा सा एंजाइम का एक और बात कर लो। देखो बेटा, मेरे पास एक गिलास है, उसमें पानी है, मैं इसमें नमक डाल दूंगा, वो हल हो जाएगा? है? अगर मैं नमक को पेट्रोल में डाल दूँ हल होगा? चीनी को पेट्रोल में डालूंगा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, अदरवाइज नहीं। अगर सॉल्वेंट चेंज कर लोगे सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो हल होगी तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, अगर वो हल नहीं होगी तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसके लिए सॉल्वेंट को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। एक चीज़ पानी में हल है, आप उसमें कोई और चीज़ डाल देते हो तो फिर वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? ऐसे जैसे कोई चीज़ है ना, ये बीकर है तो ये हल है, मैंने एक और चीज़ डाली
तो वो इस तरह इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा। आज हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एंजाइम जो होते हैं ना ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। एक लफ्ज़ कह दो ना, दीज आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है ना, विच कैन टू स्पीड अप द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, तो ये बात चल जाती है। ठीक है, तो और फिर दूसरा पढ़ा हमने इसकी कुछ सबस्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़ी कि जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। फिर हमने कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी, थोड़ी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। इसे कहते हैं कैटलिस्ट। किसी चीज़ की थोड़ी सी मकदार रिएक्टेंट की बहुत बड़ी मकदार को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्रोडक्ट में। किस में? प्रोडक्ट में। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ओके, अच्छा, इसी तरह आपके पास हम पढ़ेंगे फिर एक है सॉल्युबिलिटी। मेरे पास ये एंजाइम्स हैं, आप कहते हैं सर ये किस में हल होंगे? हर कोई कहता है पानी में। सॉल्वेंट क्या हो सकता है? ऐसी चीज़ जिसमें कोई चीज़ हल हो जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेंट। तो मेरे पास वाटर है, मेरे पास क्या है? वाटर है। तो ये चीज़ ज़हन में याद रख लें कि मोस्टली ये जितने भी आपके पास होते हैं एंजाइम्स, ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। मसलन आपने एंजाइम लिए, पानी में डाले, हल हो जाएंगे। इसके लिए तो ये एंजाइम जो है वो मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कहते हैं चले मिराज साहब हम यूँ करते हैं कि हम डाइल्यूट अल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा हो। जैसे 2% अल्कोहल, क्या मतलब है? 2% क्या होगा? अल्कोहल होगा। 98 ml क्या होगा? वाटर होगा। ओके, इसे कहते हैं डाइल्यूट। इसी तरह 20 भी हो तो ये भी डाइल्यूट होगा। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है? 80% है तो कंसनट्रेटेड है, 60% है तो कंसनट्रेटेड है। ओके, तो कहता है अगर डाइल्यूट अल्कोहल होगा तो उसमें भी ये हल है। आप सवाल करते हैं सर अगर कंसनट्रेटेड अल्कोहल हो? एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसा सोल्यूशन जिसमें 100% अल्कोहल हो, उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। वो कहते हैं अगर कंसनट्रेटेड अल्कोहल हो सॉल्वेंट तो ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये हल नहीं रहता। फिर एक और है साल्ट है, लिखा हुआ अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। अगर अमोनियम सल्फेट में डालेंगे तो ये वहाँ भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर में भी सॉल्युबल होगा, डाइल्यूट वाटर में भी, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होगा, और कंसनट्रेटेड अल्कोहल में भी प्रेसिपिटेट बन जाएंगी, अमोनियम सल्फेट में भी। हाँ, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में भी ये इनसॉल्युबल होगी। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। अब आपसे पास एमसीक्यूज आ जाता है कि एंजाइम जो होते हैं इनमें से किन में से सॉल्युबल है? वाटर, कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप फौरन कहेंगे ये किस में सॉल्युबल है? वाटर में, अमोनियम सल्फेट में। तो इसी तरह वो 3 चीज़ें लिख देता है कि which enzymes are not soluble in option 1 water, option 2 dilute alcohol, after और option not soluble लिखा है ना A and B, और लिखता है C में लिखता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा होगा? 4 होगा, 1 होगा, 4 होगा। B कैसे हो सकता है? डाइल्यूट अल्कोहल में तो है अमोनियम सल्फेट है जिसमें ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? तो अब आपके बुक में क्या लिखा हुआ है हम ज़रा उससे भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। ओके, तो वो कहता है कि एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड। हम एंजाइम की डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? As there are, these are the catalyst, हमने भी कहा these are biocatalyst कहा, these are the, ये है catalyst of the biological system। तो हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें, these are biological catalyst। अब जैसे कितनी मुश्किल 3 लाइनें लिख दी हैं, तो आपने क्या लिखना है? these are biocatalyst।
अच्छा क्या करता है, that are produced, क्यों बायोकैटलिस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, these are produced by the living cell, इसलिए तो हम इसे बायोकैटलिस्ट कहते हैं, which are capable, अभी तो मुश्किल इंग्लिश लिखी जाओ, which are capable of catalyzing the biological reaction, जो रिएक्शन बायोलॉजिकल जो हमारे जिस्म में बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको कैटालाइज करते हैं, यानी उनको स्पीड अप करते हैं बिटवीन सर्टेन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देते हैं टू द स्पेसिफिक। अब देखो मैंने ये कहा था कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट produced by the living organism in the cell of living, or they catalyze the chemical reaction and convert product reactant into products। क्लियर, कहा है नहीं, कितनी आसान इंग्लिश में, एक मिनट फिर वो देखिए आगे मजीद बच्चों के लिए आसानी बुक कर रही है, मैंने आपको बुक से ही पढ़ाना है। द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अब जो मैंने पढ़ाया तो उससे मिलती जुलती है, प्रोड्यूस बाय द living organism, that is why they are called biological catalyst। आगे ये दो लाइनें लिख दो, आपकी डेफिनेशन हो जाएगी जो मैंने आसान इंग्लिश में बताई, जो मर्जी लिख दें आपका, जो आप बोलेंगे तो बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल्स। ओके, अब देखिए हमने बोला था सबस्ट्रेट, देखिए हमने यहाँ कहा लिखा ये सबस्ट्रेट, ठीक है, हमने कहा कि these are the molecules on which enzymes can act, बड़ी आसान इंग्लिश लिखिए, these are the substance on which enzyme act are known as substrate। Is clear? अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो भाई पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इसके अंदर ये कैटलिस्टिक है, थोड़ी मकदार बहुत बड़ी मकदार को कन्वर्ट कर लेती है, तो ये कैटलिस्ट है। देखिए ना, जैसे ऑयल है, आपने एफएससी में पढ़ा होगा, ऑयल है, ठीक है, इसको हम लोग बनास्पति घी में, जिसे डाल्डा घी, सुल्तान घी कहते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल को जब हम घी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन, तो इस ये हाइड्रोजन ये मल हो ही नहीं सकता जब तक अब इसके अंदर निकल ना डालें, प्लाटिनम भी डाल सकते हैं, प्लाटिनम भी डाल सकते हैं, जो ये निकल होती है क्या क्या काम करती है, कैटलिस्ट, इसका काम करती है कैटलिस्ट। समझ आई है, अगर आपकी घी की इंडस्ट्री हो और निकल ख़त्म हो जाए और ये वापस निकालना भी पड़ता है, अगर आपने 1 ग्राम डाला है तो 1 ग्राम आपको दोबारा निकालना पड़ता है। ओके, तो आप कहते हैं ये क्या बात हुई, जब फिर डाला ही क्यों, तो जब वापस निकालना है हम ऐसे मेहनत करें, कहता है अन्नी अपना कल के पढ़े, ये जो अगर आप इसमें निकल नहीं डालते तो रिएक्शन ना होता, तो इसलिए इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, तो अब ये तो इस्तेमाल ही नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या कहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स can catalyze the large amount of substrate into a biological reactions। बायोलॉजिकल रिएक्शन में बहुत बड़ी मकदार को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट। क्लियर? फिर कहता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, मेरे पास है सक्रोज, जो घर में चीनी खाते हैं ना इसे सक्रोज, ये है डाइसैकेराइड, जब मैं कहता हूँ ना डाइसैकेराइड, इसका मतलब डाई मैंने दो शुगर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, तो अब इसके करेंगे तो एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसके लिए तो एंजाइम होगा, उसका नाम होगा सक्रेज, क्या होगा, सक्रेज, क्या होता है, सक्रेज। अब देखिए सक्रेज, ओके, सक्रेज क्या करता है, सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। कहता है सक्रेज इज एंजाइम इन ए स्मॉल अमाउंट, ये बहुत थोड़ी मकदार में होता है, इजीली कैटालाइज, ये आसानी से कैटालाइज कर देता है, सो इसलिए कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज। ठीक है ना, सक्रोज का हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज का क्या मतलब है कि ये हाइड्रोलाइज कर देती है, ये तोड़ देती है, किसको बोला, सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में।
तो इसने बस ये लिखा है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब कहता है ऐसी चीज जो पानी की वजह से टूट जाए उसे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिर देखिए सॉल्युबिलिटी का बात की, हमने सॉल्युबिलिटी में ये कहा था ना कि एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन द वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल। ये तो हमने पहले यहाँ पे कहीं लिखा, ये वाटर लिखा हुआ था, ये देखिए सॉल्वेंट लिखा हुआ। ओके ठीक है बेटा, क्या लिखा है, डाइल्यूट अल्कोहल एंड सॉल्वेंट। द एंजाइम कैन बी प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट। प्रेसिपिटेट का मतलब पता लग गया ना कि चीज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट बन के नीचे बैठे से प्रेसिपिटेट। ठीक है, नंबर 1 इज द कंसंट्रेटेड अल्कोहल, नंबर 2 अमोनियम सल्फेट, नंबर 3 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये तो अब याद कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। फिर कहता है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। पहले क्या बताया था, कंसंट्रेशन। क्या कहा था, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। कब तक होगा, एक लिमिट तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और वजह इसलिए नहीं बताई मैंने, वजह आपको बता देंगे, क्योंकि उनमें से एंजाइम साइट ऑक्यूपाइड हो जाती है या सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है। कहता था velocity of the reaction increases as the concentration of substrate increases up to a certain maximum, क्लियर हो गया। certain क्या मतलब है, यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक जाएगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी, ये मैक्सिमम। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देखिए मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम इट डिक्रीज। देखिए ये मैंने यही बताया था, अप टू लिमिट और डिक्रीज हो गई, इतनी सी बात थी। ठीक है, ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, pH दूसरा फैक्टर क्या है, pH कौन सी तीन होती है, एसिडिक होती है, न्यूट्रल होती है और बेसिक होती है। हमने कहा एसिड क्या करता है, एसिड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दोज एंजाइम, उन एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है दैट आर एक्टिव इन द अल्कलाइन pH। वैसे समझ आ गई ना, देखिए जी आपके पास एंजाइम है और वो एक्टिव है, आप कहते हैं मेरा सब मैंने इसे इनएक्टिव कर रहा है। ठीक है, आप पहले देखिए भाई वो एक्टिव किस में है, एसिडिक में, तो उसमें बेस डाल दो। अगर आप कहते हैं वो एक्टिव किस में है, बेस में है, तो आप उसे क्या कर लो, एसिड डाल दो। तो अब एसिड क्या करेगा, एसिड करेगा डिक्रीजेस द दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन मीडियम। तो मुझे एग्जांपल देनी पड़ेगी। यहाँ मेरे पास एग्जांपल कौन सी है जो अल्कलाइन मीडियम में काम करती है। कौन सा एंजाइम था भाई, कौन सा एंजाइम था, हाँ जी, हाँ ठीक तो है, आप खूब ज्यादा क्या रहे, तो कहाँ बैठे हो, अल्लाह के वली 10 दफा कहा और फिर बैठा गुगू बन के। क्या ये अल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन होती है। ठीक है, देखो कहता है, फिर कहता है एक्ट एट अल्कलाइन pH। देखिए फॉर एन एग्जांपल ट्रिप्सिन, यहाँ लिखा हुआ है ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन pH 8 ये MCQ पेपर में आया हुआ है 8.57 एट एसिडिक pH। ये तो बेसिक थी, आपने एसिड कर दिया, इट विल डिस्ट्रॉय, ये तबाह हो जाता है। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, आपको बता रहा है कि ट्रिप्सिन है क्या, ये तो एक एंजाइम है। क्या करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। और फूड में भी क्या, प्रोटीन। फूड में क्या होगा, प्रोटीन। अगर आपकी ट्रिप्सिन नहीं होगी ना तो प्रोटीन आपकी डाइजेशन नहीं होगी। ओके, इसके अलावा फिर कहता है बेस, उसी तरह है बेस डीएक्टिवेट द एंजाइम, डीएक्टिवेट द एंजाइम that are active, that are act at acidic pH। वही लफ्ज बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन इज एंजाइम विच एक्ट एट एसिडिक pH। देखिए ये कितने 1 to 2 और वो कितना था 8.57। 1 to 2 पे ये एक्टिव होता है एट अल्कलाइन इट विल बी डिस्ट्रॉय। अगर आप इसके अल्कलाइन मीडिया पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और टेम्परेचर का भी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल क्या है कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो एक्टिव होता है।
तो ये देखा गया है कि 0 सेंटीग्रेड पे, 10 पे, 20 पे, 35 टू 40 पे और 60 पे। और अब क्लियर? तो ये हम आप इसे पढ़ेंगे, इसे पास करता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपने ये यहाँ तक सारा समझ आ गया, ये आ गया ना अभी। अच्छा जी, हमने भी डिस्कस किया था कि आपके पास एंजाइम है और वो एंजाइम अपना एक्शन कैसे शो करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मैंने ये कहा था ना कि पहले एंजाइम्स, ठीक है, मतलब ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट्स है। जिस जगह पर सबस्ट्रेट, जिस जगह पर सबस्ट्रेट अटैच हो, उस जगह को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। देखिए ये ब्लैक में ये है ना एक्टिव साइट, तो ये एंजाइम, देखिए तो ये इसी तरह मैं एक रफ से बना रहा हूँ, ये एक्टिव साइट्स है, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखिए ये बिल्कुल उसी शक्ल के थे, इसके ऊपर अटैच हो गया, ठीक है। तो इस एक्टिव साइट पे एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या बना देता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ये होता है। क्लियर हो गया ना। तो वो जगह, जिस जगह पर सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच होती है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्लियर? तो अब एक्टिव साइट देखिए ये है, ये देखिए अभी इसके मुझे सही पता है, अगर ये कैप ऐसे खुली हुई हो है तो आपको खुद पता होगा कि ये इसके लिए स्पेसिफिक है, ये कैप ये ब्लैक के लिए स्पेसिफिक है और ये ग्रीन के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं ये एंजाइम के लिए क्या, सबस्ट्रेट के लिए क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। किसी अगर साइट पर कोई और सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जांपल देखिए ये है इस तरह का एक एक्टिव साइट है, मेरे पास सबस्ट्रेट एक इस तरह का है और एक इस तरह का है और एक इस शक्ल में। अब बताओ कौन ये यहाँ पे अटैच होगा? नो। ये होगा? नो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए अब आपको जरा समझ आ गया ना, ये ऐसे के और ये आकर ऐसे अटैच हो गया। ओके, तो इसे कहते हैं कि जो ये साइट होती है ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो ये देखिए ये, अच्छा फिर क्या होगा? रिएक्शन होगा है, तो रिएक्शन में क्या होगा? ये देखिए ये टूट जाएगा, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट हो गया। अब ये देखिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? ये एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। एंजाइम प्रोडक्ट कैसे? ये क्लियर? एक कौन सा बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। देखिए बुक पे अब इसके लिए पूरा ये बोर्ड लिखा हुआ है, ओके, ये मैकेनिज्म के लिए। और फिर इसके बाद क्या होगा? ये अलग-अलग हो जाएंगे। कौन से अलग होगा? ये आपका ये एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो गया। क्लियर? तो ये चले मैं पहले मैकेनिज्म पढ़ लेता हूँ, फिलहाल वो मैं पढ़ा रहा था टेम्परेचर का, वो मैं अभी से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, कहता है कि फॉलोइंग, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एक्शन, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। देखिए फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन ए टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। हम लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन ए टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसी तरह लिख दें कि इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, the 3 dimensional structure of the enzymes permit them to recognize, ये to recognize इसको इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यही रिकॉग्नाइज करेगा इसको रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट एस। अब आपको पता लग गया?
तो इतने मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखे कि एंजाइम कंबाइन विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू फॉर्म। ओके, लेकिन ये अब आपको इसके पता लगे ना, रिकग्नाइज द सबस्ट्रेट, ठीक है ना, टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इज क्लियर? इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये देखिए, इन अदर वर्ड एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो फिर देखिए डेफिनेशन, बाइंडिंग, द बाइंडिंग टेक प्लेस बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। किस जगह पे होगी? ओवर द एंजाइम्स कॉल्ड सबस्ट्रेट साइट और एक्टिव साइट। उस जगह पे ये अटैच होती है जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट साइट या एंजाइम साइट, एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट साइट। में देखिए कहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ पे अटैच हुआ है, सबस्ट्रेट साइट और एक्टिव साइट। क्लियर? और द कैटालिटिक साइट कैन बी, अब कैटालिटिक एक्टिव साइट को क्या कह रहे हैं? दिस इज द प्लेस। कोई पूछे ना एक्टिव साइट क्या होता है? दिस इज द प्लेस ओवर द एंजाइम एट विच सबस्ट्रेट अटैच। इज क्लियर? ठीक है। और ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो अब इसने और डेफिनेशन लिखना, जो मर्जी लिखा लिखना है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा, द कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट कैन बी कंसिडर्ड टू द फंक्शन एंड क्लिफ्ट दैट ये कैन ट्रैप द सबस्ट्रेट। देखिए ट्रैप कर रहा है ना, इसको ट्रैप करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इस साइट की वजह से इट कैन ट्रैप द सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया? फॉर विच इट हैज़, जिसके साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा हो और ग्रेट स्पेसिफिसिटी हो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये इसके साथ क्यों अटैच हुआ है, आपने कहा दो रीज़न है, इसके साथ एफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। इसकी एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा, अटैचमेंट ज़्यादा है ना, एफिनिटी भी ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है। दो वजूहत हैं, एक एफिनिटी का होना और दूसरा स्पेसिफिसिटी का होना। वो हर जब भी 100 दफ़ा लेके आएंगे वो इसी को ही अटैच करेगा, इनको अटैच नहीं करेगा। क्लियर? समझ आ गई कि नहीं? अब इसी तरह देखिए वो कहता है कि फिर नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ, क्या? कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट एस टू प्रोडक्ट। जैसे ये मैंने कहा था सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, ये तो ई एस इज इक्वल टू ई पी। फिर इसके बाद क्या होता है? ये रिलीज हो जाता है। देखिए अलग-अलग हो गया ना, तो फिर क्या होता है? रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम, ई पी इज इक्वल टू ई प्लस एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। वही बातें लिखी हैं जो हमने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, फिर ये एंजाइम दोबारा सबस्ट्रेट से मिलता है, फिर वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट और फिर वो अलग होता है। फिर उसके बाद एंजाइम एक्ट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, फिर क्या होता है? कम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग, तो सो ऑन। देखो कितना आसान है। क्लियर हो गया? हाँ जी। कितने स्टेप्स होते हैं टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में? 3। नंबर 1, एंजाइम किसके साथ कंबाइन होता है? सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्टेप क्या होता है? हाँ, एंजाइम जो सबस्ट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में, तो क्या बनता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर अगला स्टेप क्या होता है? एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग, वो बैठे होती हैं अलग अलग। फिर जो एंजाइम अलग हो जाता है, फिर वो दोबारा क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर दोबारा सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है, फिर ये 3 स्टेप दोबारा रिपीट होते हैं। आप बात समझ आएगी ना? मेरी बात समझ आएगी नहीं? फिर इस तरह ये इसका मतलब है सो ऑन ऑन सो ऑन। अब याद हो गया? हाँ जी। कितने स्टेप्स हैं? 3। पहले स्टेप में क्या होता है? यार इस तरह क्यों कर रहे हो? एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर क्या बनता है? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम अलग, सबस्ट्रेट अलग। आप तीनों स्टेप बता दें। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर हाँ जी, कौन अलग है और सबस्ट्रेट अलग है। ठीक है, फिर दोबारा क्या होता है?
ओके। अच्छा आप मुझे बता दें, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हैं, एक्टिव साइट, ठीक है ना, एक्टिव साइट, और दूसरे को उसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट, ठीक है। इसके से क्या मुराद है? एक्टिव साइट किसे कहते हैं? हाँ, वो जगह, वो साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं? हाँ, तो कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अटैच हो। हाँ, भाई जाहिर है कि सब स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के। फिर दूसरा क्या होता है, उनके साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये तो आपका मैकेनिज्म हो गया। अब मैं जो जाने जा रहा हूँ ना, आपको जो रह गया था, हम पढ़ रहे थे ना ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने कहा था कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ, तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होता है। तो जिस टेम्परेचर पे एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो रीज़न क्या होती है कि जो वो प्रोटीन है ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो डीनेचर हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। ओके, तो अब हमने ये याद रखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मेरे पास टेम्परेचर 0 है तो मैं कहूँगा एंजाइम को चेक करो क्या होता है, वो कहता है इनएक्टिव होगा। वो कहता है लो भाई 10 सेंटीग्रेड पे एंजाइम को ले आते हैं, वो कहता है लेस एक्टिव होगा। वो क्या होगा? वेरी लिटिल एक्टिव होगा। फिर कहता है चले भाई इसे 10 से 20 कर लेते हैं तो वो वेरी लिटिल एक्टिव होगा। कहता है भाई 35 to 40 पे ले आते हैं तो वो कहता है मैक्सिमम एक्टिव होगा। फिर क्या होगा 50 पे, फिर इनएक्टिव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इनएक्टिव में, और 60 पे ले जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कहते हैं कि कुछ हैं जो सॉलिड फॉर्म में हों वो 100 तक वो स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? अब इसके तहत तो 60 पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 50 पे आए तो इनएक्टिव होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। आप टेम्परेचर को कम करेंगे फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ओके, समझ आइए? तो 0 सेंटीग्रेड पे भी इनएक्टिव होते हैं। अब देखिए, और 10 to 20 पे वेरी एक्टिव होते हैं। आपको पता है ये जो हम फ्रिज होते हैं उसमें टेम्परेचर 2 से 8 सेंटीग्रेड होते हैं, तो वो सारे काम ही नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बहरहाल वो सेफ रह जाते हैं। अब देखिए ये आपके पास इनएक्टिव, आपने इस तरह याद करना है 0, 10 to 20 और फिर 35 to 40, फिर 60, ठीक है। और 0 पे क्या है? इनएक्टिव, लिटिल एक्टिव, और क्या है? मैक्सिमम एक्टिव, फिर इनएक्टिव, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हो गया, ठीक है जी। आप बता दीजिए टेम्परेचर के नाम बताएं, किस किस टेम्परेचर पे एक्टिविटी को चेक करेंगे? हाँ, एंजाइम की मुख्तलिफ टेम्परेचर बताए हैं ना, और कौन कौन से टेम्परेचर हैं? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ऐसे कहाँ लिखा है? आप बताएं कौन कौन से टेम्परेचर है? 0, हाँ, पहले टेम्परेचर बताओ ना, 5 कौन से? 0 है, 10 से 20 है, 35 से 40 है, 60 है, 50 है, और 60 है, और अब्बा है, ऐसे ही कहा है ना। आप बता दें 0 पे क्या होगा? इनएक्टिव, 10 to 20 पे क्या होगा? लिटिल एक्टिव। ये वेरी लिटिल एक्टिव क्या होता है? वेरी लिटिल एक्टिव का मतलब क्या होता है? तो इसका साइज वो छोटा हो जाता है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है। वेरी लिटिल एक्टिव का मतलब क्या हुआ? भाई देखें ना 10 सेंटीग्रेड का, मैंने कहा वेरी लिटिल एक्टिव, इसका मतलब क्या है? अच्छा, हाँ जी, क्या होता है? कम, क्या कम हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप बताएं किसकी? भाई जो एंजाइम्स है ना, है उसकी एक्टिविटी है, वो प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ऐसे है ना। तो जब हम इसे करते हैं किसके ऊपर? 10 से 10 से 20 तक, तो वेरी लिटिल कि वो रिएक्शन बड़ा स्लो होता है,
फिल्म, रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। समझे? जैसे अब टेम्परेचर बढ़े तू कहता मैं तो काम ही नहीं कर सकता, अगर सर्दी हो फिर भी कहता मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा ये क्या बात है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए फिर भी नहीं कर सकते, कम हो जाए फिर भी नहीं कर सकते। हाँ, दरमियानी टेम्परेचर हो, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, ये कच्छे पहन के फिर रहा होगा, वैसे चला के लगाएगा, एक्टिव हो बोलेगा है। ऐसे तो इनएक्टिव का मतलब ये होता है। अब पूछ लिया करो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है ये, अच्छा ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आप बताएं। हाँ, तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम एक्टिविटी का, एक्टिव का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाती है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होता है। हाँ, इस टेम्परेचर में मैक्सिमम एक्टिव हो जाता है, पीक पे होता है। ओके, तो बेटा पूछ लेते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है फार्मेसी टेक्नीशियन, लेकिन जो ऐसे कुकू बन के बैठे रहता है ना, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। और शर्म ना किया करें, आपको एक लफ्ज़ नहीं आता ना, 1 = 2 नहीं आता तो पूछें, आपका काम पूछना है, ऐसे बैठ नहीं रहना, शर्म नहीं करनी, अगेन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो मैं खुद पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इतने अरसे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता होता है कि बच्चों ने क्या किया, ये गलती कहाँ करते हैं। तो अब आप एक्टिव हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट